हे हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो हम लोग लाइट किए थे, ठीक है। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स तक कर लेंगे। लाइट में कुछ छूट गया था, वहाँ पे मेरा एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया था, तो कुछ सवाल रह गया था, वो उसको भी कर लूँगा। उसके बाद मैं न्यूक्लियर फिजिक्स तक कर लेते हैं। विदिन 1 आवर टारगेट रहेगा अपना, और ये पूरा बुक को विदिन 6 से 7 आवर कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग 128 ही कर रहे थे उस वक्त। अपना क्या हुआ था, स्टोरेज फुल होने की वजह से टर्मिनेट हो चुका था। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो कलर टेलीविज़न होता है, उसमें जो कलर होता है वो किस वजह से वहाँ पे आ रहा होता है, तो RGB की वजह से आ रहा होता है, रेड ग्रीन ब्लू की वजह से, ठीक है। और ये प्राइमरी कलर है आपका फिजिक्स में RGB, और ये सेम पॉइंट पे वाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब इस सब को मिला दिएगा ना RGB को, तो वाइट मिल जाएगा आपको। उसके बाद अब देखिए, ये अगर पेंटिंग में बोलता है प्राइमरी कलर तो RYB होता है, G नहीं आता उसमें, ग्रीन नहीं आता है, येलो आ जाता है। समझ में आया? और ये चीज़ जो होता है एक्चुअली दिखेगा ना, तो वही कैथोड रे ट्यूब होता है। उसी में आपका यहाँ पे देखिए लिखा है यूजेस 3 डिफरेंट फास्फोर विच इमिट रेड, और वही करता है। और इसी का कम्बिनेशन जो होता है उसी को ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। पैक्ड होता है तो उसी को ट्रेड बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है दे आर पैक्ड टुगेदर इन। तो ये चीज़ था, थोड़ा सा आप अंदर का भी देख लिए। उसके बाद देखिए आप इस तरह से टर्मिनेट कर सकते हैं। R हो गया रेड, ब्लू, ग्रीन। तो जैसे अगर हमको किसी चीज़ को भी नेमिंग करना है तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए एक्चुअली जो ये आपका सियान हो गया, मैग्नेटा हो गया, ये येलो कलर हो गया, तो इसको एक्चुअली सब्ट्रैक्टिव बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा होगा कहीं, हाँ, सब्ट्रैक्टिव कलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप मिलाते हैं, जैसे सियान और येलो को मिलाइएगा तो ग्रीन बन जाएगा, समझे। आप मैग्नेटा और येलो मिलाइए तो रेड बन जाएगा। अब सियान और मैग्नेटा मिलाइए तो ब्लू बन जाएगा। तो इस तरह से बनता है। और रेड और ब्लू ग्रीन मिलाइए तो वाइट बन जाएगा। लेकिन रेड ब्लू ग्रीन इक्वल अमाउंट में मिलाइएगा तब वाइट बनेगा, समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये काम करता है। तो क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला पूछा हुआ था। आइए देखिए ये, ठीक है। तो जो बताएं वही है इसमें। बाकी यही इसी को प्राइमरी पिगमेंट कलर भी बोलते हैं, समझे। सियान मैग्नेटा येलो को प्राइमरी पिगमेंट कलर भी बोलते हैं। और ये तो आपको सियान एंड येलो ग्रीन बनता है, बता ही दें। उसके बाद देखिए कि ये सारा चीज़ आपको रिफ्रैक्शन होता है। देखिए जैसे ट्विंकल ऑफ अ स्टार, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, समझे। या फिर आपका जो सन है डस्क के समय, या सन जो होता है एट डाउन के समय देखिएगा तो स्मॉलर दिखता है, तो ये भी वजह होता है रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअली है क्या जी, ऑप्टिकल इल्यूजन ही हो रहा है। एक्चुअली में हकीकत में वैसा है नहीं, लेकिन दिख रहा है, समझे। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग हीट से करना स्टार्ट करते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए हीट में क्या है, इसका SI यूनिट आपका जूल है, कैलोरी भी है, टेम्परेचर जो होता है आप डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट केल्विन में देखते हैं। इसका रिलेशन देखिए 80/100 F-32/180 K-273/100, ये कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे लाइटेंट हीट जो होता है एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड इनटू लिक्विड। जब सॉलिड से किसी चीज़ को लिक्विड में करते हैं तो यहाँ पे किसी चीज़, जैसे लाइटेंट हीट में आपका वही है, सॉलिड इनटू लिक्विड है, और इसमें बिना चेंज किए हुए टेम्परेचर चीज़ें होता है। जैसे लाइटेंट हीट में भी बहुत सा होता है, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन, मतलब 2 चीज़ मेनली होता है। तो एक्चुअली वही है इसमें, ठीक है। या फिर आपका सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, वेपर में भी लिक्विड से वेपर में जाएगा। तो जब लिक्विड से वेपर में जाएगा तो वेपोराइजेशन हो जाएगा, समझे। तो बिना चेंज किए हुए टेम्परेचर ये होता है, यही लाइटेंट हीट है। इसका वैल्यू होता है, बताएंगे आगे आएगा, 80 और 540 के आसपास हो जाता है। देखिए आगे लिखा होगा। वो भी होता है कि कौन सा चीज़ जा रहा है, ठीक है, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ना वो सारा। अब देखिए सब्लिमेशन, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, ये सब सब्लिमेशन होता है। आप सब्लिमेशन जानते होंगे, बिना लिक्विड में जाए हुए सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी जो है हेयर में, मतलब क्या हुआ कि हाई इवेपोरेशन रेट है, वहाँ पे इवेपोरेशन रेट हाई है, इसलिए तो उस केस में क्या बोलेंगे कि लो ह्यूमिडिटी है एयर में। ह्यूमिडिटी अगर हाई है इन द एयर, मतलब लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, हाई नहीं है, लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है। तब अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगी एयर में। तब लो रेट ऑफ इवेपोरेशन कब होगा जी, बताइए। अब देखिए इवेपोरेशन जो होता है, कूलिंग ऑफ अर्थन पॉट का कूलिंग का सिस्टम आपका इवेपोरेशन ही हो रहा होता है उसमें, ठीक है। इवेपोरेट करके आता है, वहाँ से लेता है। पूरा बताएंगे, कहानी तो लंबा होगा, वीडियो हम लोग को बहुत क्रिस्पी रखना है, विदिन 7 आवर करना है। तो सिर्फ हम लोग को सवाल को टच करके निकलना है। बाकी इसको अगर मैं पढ़ाना रहेगा तो मैं लाऊंगा वीडियो, जिस तरह से अभी दिल्ली और मुगल में पढ़ाया हूँ। बाकी और धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, तो जब बताऊँगा तो लाऊँगा उसको, तो वहाँ पर डिटेलिंग कर देंगे। देखिए यहाँ इवेपोरेशन ऑफ स्वीट जो है
तो उस वो क्या करता है, अगर आपका पसीना निकला, उसका इवेपोरेशन हो रहा है तो उससे कूलिंग हो रहा है आपका बॉडी। कैसे हो रहा है तो आप जान ही रहे हैं, वही होता है, हीट का आपका लेता है, वो हीट लेके ही तो वेपोराइज होगा ना जी। तो हीट लिया तो आपको क्या हुआ, आपसे हीट खत्म हुआ तो आपको कोल्ड फील होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो होता है बाई कन्वेक्शन, तो आपको गैस में भी देखने को मिलेगा, लिक्विड में भी, मतलब वही फ्लूइड में भी देखने को मिलता है। इसमें एक्चुअल मोशन होता है मैटर का, समझे। कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर तो उसमें एक्चुअल मोशन होता है। अब देखिए कि हॉट हो या कोल्ड हो तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द थर्मोस ये कैसे हो पाता है जी। तो एक्चुअली इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये सब नहीं होता है, समझे। तो होता क्या, देखिए, तो ये नहीं हो पाता है, ये नहीं होता है उसमें, इस वजह से वो चीज़ क्या होता है, गर्म का गर्म रहता है या ठंडा है तो ठंडा रहता है। अब देखिए केल्विन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा -40 पे। और बॉडी का टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर आप कह सकते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है, या 310 केल्विन बोल सकते हैं। तो कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि कभी लगता होगा कि आपको 98.6 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए सी है पहले, तो सी पहले आएगा छोटा वाला, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहीट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए वैक्यूम गैप जो होता है किसके बीच में, इनर चैम्बर और आउटर वॉल के बीच में एक वैक्यूम गैप रहता है, ये जो थर्मोस है ना उसमें, और इसी हिसाब से वो काम कर रहा होता है। तो इस वजह से कोई चीज़ें नहीं हो पा रही है यहाँ पे, समझे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। स्टीम जो होता है, स्टीम वो ज़्यादा हीट होगा, मतलब ज़्यादा जलाएगा आपको, क्यों, क्योंकि उसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, जो अभी यहाँ बात की, ठीक है। तो यहाँ पे 540 कैलोरी इसमें एक्स्ट्रा होता है, समझे, स्टीम में। इस वजह से ये ज़्यादा आपको क्या करता है, बर्न करता है। यहाँ पे देखिए 540 वही लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सेम टेम्परेचर रहता है। आपको बताया था लैटेंट हीट में क्या होता है, लॉट मोर हीट एनर्जी, ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए आप जैसे आइस है, वाटर है, फिर जैसे हमको आइस से स्टीम बनाना है, तो पहले तो आइस है तो पहले वाटर में आएगा, वाटर में कौन सा 0 डिग्री पे, फिर वाटर से वाटर बनेगा, जो वाटर अभी वाटर है लेकिन वो 100 डिग्री पे आ गया है, उसके बाद वो आपका वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो आइस जो होता है, एक्चुअली आइस से वाटर बनने के लिए क्या होगा, 80 कैलोरी चाहिए रहता है, समझे। जो आपको बताए थे क्या बता रहे थे, लैटेंट हीट ऑफ दो चीज़ होता है, वेपोराइजेशन और फ्यूजन होता है। देखिए कहीं पे लिख रहा होगा, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वही, फ्यूजन 80 कैलोरी के आसपास कुछ होता है, देखिए लिखेगा अंदर। तो देखिए यहाँ लिखा लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वही, तो 80 यहाँ पे हो गया, वाटर 0 और यहाँ पे 100, तो इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और वाटर से स्टीम जो जाता है वो 540 होता है, तो टोटल आप निकालिएगा तो कितना 720। तो 0 से 100 डिग्री करने के लिए स्टीम में कितना चाहिए हमको एनर्जी, तो ये 720 चाहिए रहता है, समझे, 720 कैलोरी चाहिए रहता है। तो ये चीज़ होता है। अब वाटर को जैसे 0 डिग्री है, 100 डिग्री पे पहुँचने के लिए 100 कैलोरी चाहिए ना जी। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद अब देखिए बड़ा टाइम जा रहा है जी, खटाक से 8 मिनट हो गया, ठीक है, यहाँ सब हो गया कंप्लीट, ओके ऑल राइट। ये बचा हुआ है क्या, देखिए यही है 0 केल्विन जो है, एक्चुअली उसी का एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जिस यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, समझे। पार्टिकल स्टॉप मूविंग, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा होगा। बाकी ये सारा आपको हो गया, कन्वर्ट करने के लिए था, कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और कोल्ड कंट्रीज़ में जो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड होता है ना के तौर पे मतलब इस्तेमाल, मतलब यहाँ पे कोल्ड कंट्रीज में एल्कोहल इस्तेमाल होता है, ना कि मरकरी, समझे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका, एल्कोहल के पास लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इसलिए हम लोग मरकरी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में, थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पे। कहाँ, कोल्ड कंट्रीज़ में। और सूटेबल टू रिकॉर्ड वेरी लो टेम्परेचर पे रिकॉर्ड करने के लिए एल्कोहल का इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए एंटी फ्रीजर्स जो होता है फॉर ऑटोमोबाइल इंजन्स में एथाइलिन ग्लाइकोल होता है। तो ऑटोमोबाइल इंजन को एंटी फ्रीज से रोकने के लिए क्या, मतलब फ्रीज से रोकने के लिए, एंटी फ्रीज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी, एथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, तो ये क्या थ्योरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, यही है एब्सोल्यूट जीरो, जो आपको पीछे बताएं 0 केल्विन। उसके बाद अब देखिए कि एक्सपेंशंस ड्यूरिंग हीटिंग, हीट जब कीजिएगा तो क्या होता है, जैसे आइस मेल्ट करता है तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा उसका, डिक्रीज़ करता है, समझे, और डिक्रीज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो जब भी क्या होता है कि एक्सपेंशन हो रहा है ड्यूरिंग हीटिंग, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि डेंसिटी क्या हो रहा है मटेरियल का, डिक्रीज। तो समझ में आ रहा है ना जी कि एक्सपेंशन होने पे क्यों डिक्रीज़ कर रहा है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इसलिए करता है क्योंकि एक्सपेंशन करिएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना जी, समझे। आइस मेल्ट भी करता हो तो उस केस में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ करता है।
देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है, जैसे कि कास्ट आयरन हो गया, आइस हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होता है, ब्रास वगैरह जो भी है, ये सब जब इस मेल्ट करता है ना तो इसका वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज़ करता है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा जी, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड फ्लोट इन देयर होन मेल्टेड फ्लूइड में। समझे, खुद के मेल्टेड फ्लूइड में ये क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। क्यू अटेंड द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड फास्टर देन पी। देख सकते हैं आप यहाँ टाइम के हिसाब से हैं, तो ये पहले किया ग्राफी उस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। इस वजह से थर्मोस्टेट जो होता है, क्यों क्या गया, क्योंकि जब देखा गया दो का रिलेशन करके दो सब्सटेंसेस लिया गया होगा। देखिए उसके अंदर नहीं जाते हैं, आप समझ रहे होंगे बातें को। अब देखिए थर्मोस्टेट जो होता है ये डिवाइस विच क्या करता है थर्मोस्टेट जी, तो ऑटोमेटिकली रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, समझे। और ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कांस्टेंट टेम्परेचर। और आपका रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें अगर आप देखिएगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फूड एकदम सेफ़ है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ग्रोथ ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑलरेडी इन द फूड जो होता है वो स्लो हो जाता है, समझे। फ्रिज में आप जब चीज़ों को रखते हैं तो मारता नहीं है, वो स्लो डाउन कर देता है। और सबसे बेस्ट एक्ट कब करेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे सवाल पूछा हुआ भी है, देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और मतलब ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेड किया जाता है वही 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे। अब यहाँ पे देखिए कि सॉगी बिस्किट जो होता है बिकम क्रिस्प, ठीक है। क्यों बिकम क्रिस्प, फ्रिज में आप जब डालिएगा तो क्यों बिकम क्रिस्प, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होता है इनसाइड द फ्रिज लो होता है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है उसमें जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है, समझे, इस वजह से। अब देखिए कि आइस टेक लाइटेंड हीट फ्रॉम द ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द कूलिंग ऑफ द ड्रिंक। समझ में आया। तो ये यही बोल रहा है, मान लीजिए कि आप पीने वाले में से आते हैं तो अब ड्रिंक में आइस डालिएगा तो वही काम करता है कि आइस जैसे ही डालें तो वो पानी बनना स्टार्ट होगा। तो पानी कैसे बन पाएगा, तो जो ऑलरेडी पानी उसमें है ना उसी से अपना उसको कूल करेगा, क्योंकि उससे हीट लेगा, वो हीट लेगा तो वो कूल होगा ना जी। तो हीट लेगा वो खुद अपना जो सॉलिड स्टेट आइस के फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट वाला आइस वो क्या होगा, पानी के फॉर्म में आएगा। समझ रहे होंगे आप। अब देखिए लार्ज कोल्ड स्टोरेज जो होता है वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, एज ए रेफ्रिजरेंट अमोनिया इस्तेमाल होता है। समझ में आया। जबकि आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे जो अमोनिया जो होता है वो लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है जी, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात वही है कि अमोनिया को हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर पे, लेकिन हाई प्रेशर होना चाहिए, समझिए, लो प्रेशर नहीं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आइस जो है कलेक्ट इन द फ्रिज द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर जो होता है इज अफेक्टेड एडवर्सली। क्यों जी, क्योंकि आइस जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, समझे। तो ये रीजन भी सही है और दोनों स्टेटमेंट भी सही है, ये वजह होता है। ग्लास रॉड जो होता है इन स्टीम में तो क्या होता है, लेंथ जो होता है और विथ जो होता है वो इंक्रीज। तो आप ग्लास रॉड का स्टीम में डालिएगा तो उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा और विथ भी इंक्रीज करेगा। अब हीट कीजिएगा तो डायमीटर क्या होता है, एक्सपेंड करता है, उस हिसाब से ये क्या होता है, एडजस्ट हो जाएगा एक दूसरे में। एक्सपेंड होता है जब हीट करते हैं तो, एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब कूल्ड करते हैं, तो उसी पे काम करता है कि एक कुल्हाड़ी जो होता है एक्स जो होता है उसमें जो लकड़ी डाला जाता है उस हिसाब से काम करता है। हीट कर देता है पहले तो गर्म हो जाता है, तो एक्सपेंड कर जाता है, फिर लकड़ी डाल दी तो कूल हो गया तो फिक्स हो जाता है, समझे, अच्छे से और होल्ड कर लेता है स्ट्रांगली। यहाँ पे देखिए ए और बी है, जब इसको क्या बोल रहा है कि जॉइंट है दोनों, ठीक है, ये दोनों जॉइंट है, अगर हीट करते हैं तो क्या होगा जी, स्ट्रिप इज हीटेड देन इट विल अपीयर एज, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल वही बोल रहा है कि अगर हीट करते हैं तो ए एक्सपेंड करता है ज़्यादा देन बी से, देन बी डज, ए एक्सपेंड मोर देन बी डज। तो वैसे केस में फिगर फिर क्या बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा, बी वाला, समझे, कर्व हो जाएगा, फिगर कर्व आएगा और कर्व में भी ए एक्सपेंड मोर करेगा। तो देखिए कर्व में यही वाला तो होगा ना, तभी तो मोर हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर गुड कंडक्टर होता है और मोर गर्म होता है हीट पे ग्लास के कंपेयर में, और डेंसिटी ऑफ कॉपर जो होता है वो ज़्यादा होता है ग्लास के कंपेयर में। समझ में आया। तो उस हिसाब से जो भी स्टेटमेंट होगा आप उस हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद देखिए वुड और आयरन में देखिएगा तो आयरन जो होता है वो ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है और मोड ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, मतलब
गुड कंडक्टर होता है ना जी, तो ठंडा क्या होगा, जल्दी होगा, जल्दी गर्म होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर जो होता है अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज हाउ वुड इट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू एज्यूम वाटर वेपर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर भी इंक्रीज हो जाएगा ना, समझ सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर वेपर इंक्रीज करेगा। देखिए नाइट, क्योंकि एवापोरेशन फास्ट होने लगेगा जी। अब देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द नाइट ऑफ, अगर स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा होता है उस केस में नाइट में क्या होगा, ड्यू नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एवापोरेशन जो होता है ये फास्ट होता है, ये इस वजह से ड्यू नहीं बन पाता। देखिए एयर कंडीशनर जो काम करता है वो एक्चुअली ह्यूमिडिटी पे काम करता है और टेम्परेचर पे काम करता है, लेकिन एयर कूलर सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ह्यूमिडिटी का कोई खेला नहीं है। किसमें? एयर कूलर में। यहाँ पे देखिए कि एवापोरेटिव कूलिंग जो होता है एक्चुअली स्वाम्प कूलर बोल सकते हैं या डिजर्ट कूलर बोल सकते हैं, वो इसी पे बेस्ड होता है, एवापोरेशन में बेस्ड होता है, एवापोरेटिव कूलिंग बोलते हैं उसी को। कूलिंग जो होता है एक्चुअली वो रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस इन एसी में मोस्टली होता है, ठीक है। तो कूलिंग इज डन बाय, तो रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, तो एक्चुअली कूलिंग जो करने की कोशिश करता है ना, ठीक है। तो रिलीज ऑफ उसमें रिलीज होता है कंप्रेस गैस का, इज डन बाय द रिलीज ऑफ कंप्रेस गैस इन एसी मोस्टली होता है। अब यहाँ पे देखिए बेड क्लॉथ्स जो होता है विल ड्राई अर्लीस्ट, जब कम से कम ह्यूमिडिटी रहेगा तब और मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा तब, वैसे केस में जल्दी सूख जाएगा गीला कपड़ा। साल्ट एडेड इन द वाटर, तो क्या होगा एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है ऐसे केस। बॉइलिंग पॉइंट वेपर इज द टेम्परेचर होता है जिस पे क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है ऑफ द सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे, यही बॉइलिंग। टेम्परेचर लो हुआ मतलब इज लो, हायर प्रेशर्स पे टेम्परेचर लो हो जाता है, जानते हो ऊपर जाने पे। और टेम्परेचर कमा, टेम्परेचर डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसा ही टेम्परेचर ऊपर जाने पे डिक्रीज करता है तो कमी टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो ये ऊंचाई पे होता है वही, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ऊंचाई पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी केस में ये वाला चीज़ देखने को आपको मिलता है। तो लॉन्गर हो जाता है तो कुक ज़्यादा देर में होगा, वैसे कैसे ऊपर जाएगा तो कुक, तो उसमें अगर आप एक थोड़ा सा साल्ट मिला दीजिए, एडिंग कर दीजिए लिटिल साल्ट, तो क्या होगा, अभी पड़े ऊपर में कि लिटिल साल्ट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, देर से बॉयल होगा तो थोड़ा खाना फास्ट बन जाएगा, समझे। अब देखिए थर्मोस का बोतल जो होता है एक्चुअली उसमें सिल्वर का लेयर देखने को मिलता है, सेम टेम्परेचर रखता है वो। ग्लास या स्टील जो होता है ना, द ग्लास या स्टील विच यूज थर्मोस बोतल इज कोटेड विद ए सिल्वर लेयर, समझे। देखिए वाइट क्लॉथ जो होता है, वाइट क्लॉथ वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है सारा हीट, समझे, फॉलिंग ऑन देम, और मतलब ये क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, रिफ्लेक्ट कर देता है। और रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो परस्पिरेशन जो होता है वो क्या करता है एक्चुअली, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कूल करने की कोशिश करता है, बॉडी को डाउन करता है, कूल करने की कोशिश करता है, वाटर सब्सटेंस इवेपोरेट होता है और ये टेक करता है हीट आपकी बॉडी से और आपकी बॉडी को क्या करता है, कूल करने की कोशिश करता है। तो जैसा ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या करता है, पसीना निकालता है अपने आप को, समझ गए आप। देखिए फ़ैन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इन समर में सीलिंग फैन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैन हेल्प टू, फैन क्या होता है एक्चुअली देखिएगा तो काउंटर क्लॉकवाइज में ही होता है, तो वो क्या करता है एक्चुअली, कैन हेल्प टू कूल योर होम बाई पुशिंग कूल एयर डाउन, समझे, इस हिसाब से होता है। अर्थिन पिक्चर जो होता है एवापोरेशन में पीछे भी देखे थे, विदाउट बॉयल नहीं करता यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन क्या होता है, बॉयल पे थोड़ी होता है। तो अर्थिन पिक्चर पे ये काम होता है, नहीं मतलब ये काम करता है, इस बेस पे काम होता है उसमें। हीट लॉस रेट जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होता है, हीट लॉस रेट बोलिए या कूलिंग रेट बोल लीजिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उनके बेस पे होता है, समझे। तो ये होता है, तो वही है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 90 से 75 पहुँचना है, तो 25 सेकंड में पहुँचे, तो 75 से 60 पहुँचने में टेम्परेचर कितना लगेगा, तो आपको अभी पता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस देख रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे जैसे कम, जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े कि नहीं, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, हीट लॉस रेट के, समझे, हीट लॉस रेट के। तो अगर हीट लॉस रेट जो आप देख रहे हैं तो पहले बाद वाला था, अभी ये जैसे नियरेस्ट आएगा ना तो 90 से 75 होने में बहुत कम समय में हो जाएगा, लेकिन 75 से 60 होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, समझे।
क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के जैसे ही करीब जाने स्टार्ट होगा ना, तो वैसे ही ज़्यादा टाइम टेक इन करना शुरू कर देगा। तो इस हिसाब से होता है इसमें। उसके बाद अब देखिए ह्यूमिड हीट जो होता है, जब ह्यूमिड वेदर होगा तो ह्यूमिड हीट देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए जेरिक कंडीशन जो है, इसका मतलब क्या है, लो ह्यूमिडिटी होती है जेरिक कंडीशन, मतलब प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉट फील। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड भी एग्जर्ट कर रहा है एक प्रेशर स्लाइटली मोर देन डैट, इसलिए हम लोग महसूस नहीं करते। लेकिन वही आप जाइएगा ना अंदर पानी उनी में, देखिए जैसे बी फील दिस प्रेशर जब वाटर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो होता है अंडर वाटर इज ग्रेटर हो जाता है हमारे जो नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर है ना उससे। यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सो विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है लिक्विड में। समझ में आ रहा है? फूड गेट कुकड फास्टर, कब? जब वाटर जो होता है क्या करता है, बॉइलिंग करता है हाइयर टेम्परेचर पे, उस केस में, समझे, ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से। तो बॉइलिंग अगर मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का अगर 120, तो जल्दी बन जाएगा, समझे। तो प्रेशर जो है इंक्रीज अगर करता है तो आपका क्या हो जाएगा, सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका प्रेशर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा, समझे। तो वही वाटर के केस में यहाँ पे था, तो वाटर केस में बता रहे हैं बिकॉज स्टीम एवापोरेट नहीं हो पाता है, समझे, समझ में आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज वही है बॉइलिंग। अरे जैसे वाटर बॉयल करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा जी, स्टीम अगर प्रोड्यूस होगा और वो बाहर नहीं निकल पाता है तो क्या होता है, उसी केस में वो होता है। देखिए स्टीम प्रोड्यूस कांट एवापोरेट, सो द प्रेशर इनसाइड द कुकर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये सारा आपका हो गया। यहाँ देखिए कि द हैंडल ऑफ द प्रेशर कुकर जो होता है वो एक्चुअली एबोनाइट का बना होता है, समझे। एबोनाइट जो है एक्चुअली इंसुलेटर है, हार्ड होता है। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है इनसाइड द प्रेशर कुकर जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ द होल ऑन द टॉप कैसा है, ठीक है, ज़्यादा है तो ठीक है उस हिसाब से रहेगा, और वेट केप्ड ऑन इट उस पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों पे चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब देखिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होगा जी, वॉल्यूम क्या होता है। जैसे देखिए वाटर है, तो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मैक्सिमम होता है ना इसका। उसके बाद देखिए उसका वॉल्यूम जो होता है 4 से, जैसे आप 10 तरफ जाइए या फिर आप 0 से 4 की ओर आइए तो वॉल्यूम क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी आप जानते हैं ना मैक्सिमम होता है 4 पे, और 4 से उधर जाइए तो वॉल्यूम इंक्रीज करने लग जाता है, और 4 पे इसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। समझ में आया? 0 पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर आपका 10 पे भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे कम 4 पे। लेकिन 4 से आगे टेम्परेचर में बढ़ेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका बढ़ने लगेगा। और 4 से पीछे जाएंगे 0 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम, या 0 से हम 4 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम घटने लगेगा। और 4 से 0 तरफ भी जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कि 0 से 10 पे तो वही वाटर हीट कर रहे हैं इस हिसाब से, तो वहीं पे यही सवाल आपका पूछ रहा था कि क्या होगा इसका वॉल्यूम। तो पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद इंक्रीज करेगा, वही आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, और ये हो गया, ये देख मतलब यही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहे हैं, सो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद आपका क्या है, ये एयर कंडीशनर जो होता है, in air conditioner heat is extracted from the room air at the evaporator coil and it is ejected out at the condenser coil, समझे, इस हिसाब से होता है। तो ये हुआ आपका, इसमें तो बड़ा ज़्यादा सवाल था। नेचर जो होता है, नेचर सिर्फ इंसान का नहीं, तो और देखिए यहाँ पे फ्रोजन वाटर जो होता है मोर वॉल्यूम, जो फ्रोजन कर गया वाटर तो उसके वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये देखिए वाटर लेवल सेम होगा, आइस जब पिघलेगा तो किसी में डालते हैं तो आपको पीछे भी बताया हम। उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय अर्थ, तो जैसे वार्मर क्लाउडी नाइट है तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है हीट को, और इसलिए ज़्यादा गर्म लगेगा आपको क्लाउडी नाइट में, और प्रिवेंट करता है रेडिएशन को, ये समझे, क्लाउडी वाला। और देखिए कोल्ड चेम्बर जो होता है, फ्रूट जो होता है कोल्ड चेम्बर में लॉन्गर लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो होता है उसका डिक्रीज कर जाता है, इसलिए। फिर एयर ट्रैप्ड रिड्यूस हीट लॉस, समझे। और एयर जो होता है एक्चुअली पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो एयर जब ट्रैप्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, विच रिड्यूस हीट लॉस।
देखिए यहाँ पे जैसे टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज कीजिएगा तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, और साउंड वेलोसिटी उसमें उस केस में क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, साउंड का वेलोसिटी बढ़ता है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है, साउंड का वेलोसिटी बढ़ता है, समझे। और साउंड जो होता है वेलोसिटी ऑफ एयर में ही नॉट अफेक्टेड, उसको कोई मतलब नहीं है किस चीज़ से, एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी से, प्रेशर से, ये सब से अफेक्ट नहीं होता। ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो वार्म हो जाएगा आपका रूम, वार्म द रूम लिटिल, समझ में आया। और ये एक आपका फार्मूला होता है, समझे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गैसेस, तो उस हिसाब से बेसिस पे है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो वेव मोशन में देखिए कि मैटर जो होता है नॉट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एक्चुअली। मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मैकेनिकल में क्या होता है, एक्चुअली ऑसिलेशन होता है मैटर का वहाँ पे। मैकेनिकल में आपको सेम डायरेक्शन एज द वेव। अब देखिएगा टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, तो एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव होता है जिसमें सेम डायरेक्शन में रहेगा, और ये लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता ट्रांसवर्स। और ये परपेंडिकुलर होता है, इसमें जो स्ट्रेच ड्रॉप है जैसे करके देखिए तो एनर्जी ट्रांसफ़र जो होगा तो एक्चुअली वैसे परपेंडिकुलर होता है ट्रांसवर्स में। वाटर सरफेस, वेव प्रोड्यूस ऑन द वाटर सरफेस भी देख सकते हैं, ट्रांसवर्स देखिएगा। डोंट ऑरिजिनेट इन गैसेस, ये लाइट, जैसे लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जाम्पल है। फिर इसमें आप देख सकते हैं क्रेस्ट और ट्रॉ आता है, ऊपर ऊपर का क्रेस्ट हो जाएगा, नीचे नीचे का ट्रॉ, ये एक वेवलेंथ होता है क्रेस्ट तक या ट्रॉ तक। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, ये सिर्फ लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता। फिर आप देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है सेम या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एनर्जी जो होता है इसमें क्या होता है जी, एनर्जी ट्रांसफ़र के कारण होता है ये चीज़ें। तो फिक्स नहीं हो रहा है यार, जैसे स्प्रिंग में आपको लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेगा। इसके बाद एनर्जी का एक रिलेशन होता है, समझे, E बराबर एच नू, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, समझे, वेवलेंथ के। और लैम्डा, ये नू जो होता है फ्रीक्वेंसी, C बाय लैम्डा होता है। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कोई सवाल देगा थ्योरी तो आपका, और उस मतलब ये फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, उसको आंसर निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, नो नीड मीडियम टू प्रोपागेट, ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए रहता है उसको। उसके बाद ये कुछ देखिए हॉर्न सिल्वर AgCl होता है, प्लॉ थर्ड लीवर, ये तो ऐसे ही मैं कहीं पढ़ा था तो लिख दिया हूँ। और ये देखिए आप यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मोस्टली जानते ही होंगे। ये लैम्डा मैक्सिमम होता है किसका, रेडियो का। उसके बाद माइक्रोवेव, तब इंफ्रा, तब आपका विजिबल, तब अल्ट्रावायलेट आता है, तब एक्स रेज, तब वाई रेज, गामा रेज, समझे। उसके बाद देखिए गामा रेज को किसने खोजा है, तो हेनरी बेक्रेल या पॉल विलार्ड, ये खोजा है। एक्चुअली गामा रेज में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में देख सकते हैं, किल करता है लिविंग सेल्स को, किल करता है कैंसरस सेल्स को, रेडियोथेरेपी के तौर पे यूज होता है यही गामा। एक्सरे जो होता है एक्चुअली मेडिकल एंड इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है ये आपको विटामिन डी, ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट, इस सब में आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रावायलेट रेज, विटामिन डी जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू ही मिलता है, उसी में रहता है। आपको क्या लगता है, अल्ट्रावायलेट रेज का भी बहुत सा फेज होता है, समझिए, 1 2 3 कौन सा आना चाहिए, कौन नहीं, कौन सा फेज आ गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इस तरह से। देखिए विजिबल रेडिएशन ये हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन ये इंफ्रारेड रेज हो गया, जो कि टीवी रिमोट में आपको देखने को मिलेगा, नाइट विजन कैमरा में मिलता है देखने को। उसके बाद शॉर्ट वेव रेडियो हो गया, या इसी को क्या बोलते हैं, मतलब हार्टिजन वेव्स बोलते हैं, या जनरली माइक्रोवेव्स। ये तो ये जो चीज़ होता है ये रडार में आपको देखने को मिलता है। और लॉन्ग वेव रेडियो जो होता है एक्चुअली मार्कोनी खोजा था इसको। उसके बाद मैकेनिकल वेव जो है एक्चुअली इसमें कौन है मैकेनिकल, बताइए। तो ये सारा जो है मैकेनिकल नहीं है, सब जितना है ना सब आपका मैकेनिकल नहीं है। तो साउंड आपका मैकेनिकल है, समझे। और एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल है साउंड, मैकेनिकल वही लॉन्गिट्यूडनल। और साउंड एयर में या फ्लूइड में जो होता है और ये एक्चुअली पैरेलल होता है, आप जानते होंगे। साउंड आपको वैक्यूम में नहीं देखने को मिलेगा, समझे। तो यहाँ पे ये रहता है। उसके बाद आप देखिए लॉन्ग रेडियो वेव जो होता है ना, जैसे आयनोस्फेयर से वापस आता है, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव। और ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है यहीं से होता है। रेडियो वेव जो है आयनोस्फेयर से ही देखने को मिलेगा, यहीं से अटैच है, यहीं से सारा उसका खेला होगा।
उसके बाद आप आइए अल्ट्रावायलेट अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव, तो स्पेस जो है, स्पेस समझे, हाँ वहाँ पे ये वाला चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद साउंड जो होता है कान ट्रांसमिट वैक्यूम में, बताएं आपको। फिर रेडियो वेव नो इफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, से रेडियो वेव को कोई इफेक्ट नहीं होता है। कॉस्मिक रेज क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ये। और शॉर्ट वेव लेंथ एनर्जी इन हाई एनर्जी, कहने का मतलब यही है कि ये क्या है, शॉर्ट सन ऑरिजिन होता है यहाँ, और हाई एनर्जी है, शॉर्ट वेव लेंथ है ये। उसके बाद नॉट रिक्वायर्ड मीडियम रेडिएशन, तो आपको मालूम है नहीं रिक्वायर्ड करता है मीडियम। अल्बीडो तो आप जानते होंगे ना, अल्बीडो वही है, रिफ्लेक्टिंग पावर है एक्चुअली, स्नो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। सक्सेसिव क्रेस्ट जो है वही वेवलेंथ है, मालूम है आपको। ट्रांसवर्स वेव, ये सारा आपका हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल एक्सरे से पता चलता है, अगर कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए यही होता है, यूज एक्सरे न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड मटेरियल, समझे। ओ यार फोकस हो जा भाई। रडार डिटेक्ट इनेमी एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो रेडियो वेव से। और डिप्रेशन ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, एक्चुअली वो वेवलेंथ जो होता है अर्थ पे आएगा डेट मच 10⁻⁷ मीटर। तो इसमें 2-3 रेंज होता है, देखिए अल्ट्रावायलेट का ये होता है जो यहाँ हो गया, UVB हो गया जो कि इतना नैनोमीटर के आसपास होता है, UVC जो होता है इतना नैनोमीटर के आसपास होता है। तो ये और ये एक्चुअली ये इसका कीजिएगा ना तो वही 10⁻⁷ मीटर होता है। देखिए तो कौन हजार्ड्स है, तो एक्चुअली ये वाला जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है ओजोन लेयर, इसको समझे, कम्प्लीटली ऑब्जर्व बाय ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर। ये इसमें कुछ पार्ट ये वाला एक्सट्रैक्ट करता है अर्थ सरफेस पे, और ये फुल्ली एक्सट्रैक्ट करता है UV का ये। तो ये जो होता है ये एक्चुअली जो होता है यहीं से आपका क्या होता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। अगर अल्ट्रावायलेट नहीं आएगा तो विटामिन डी नहीं होगा, बनेगा आपको बॉडी में जो सिंथेसिस होता है। तो यही बोल रहा है ये। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नाइट विज़न एपरेटस जो है या टीवी रिमोट जो होता है उसमें इंफ्रारेड वेव इस्तेमाल होता है, ये देखने को मिलेगा। सोल्जर्स टू फाइंड द टारगेट, इंफ्रारेड ही इस्तेमाल करते हैं उन लोग। टीवी रिमोट कंट्रोल में कभी कभी रेडियो वेव भी इस्तेमाल हो जाता है समटाइम्स। टेलीकम्युनिकेशन आपका उसमें माइक्रोवेव वेव के थ्रू होता है वो। और FM ब्रॉडकास्टिंग जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी लगभग 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ होता है। अभी नूर और सिवा लैम्डा आप जानते ही हैं। ये क्या है भाई, ये देखिए रेडियो वेव टू अर्थ। ओजोन कहाँ से करेगा, प्रेजेंस ऑफ ओजोन, उसमें क्या होता है, ओजोन नहीं होता ना जी, आयंस होता है ना, चार्ज आयंस होता है ना आयनोस्फेयर, उसमें होता है वो चीज़। रेडियो वेव है वेरी लॉन्ग वेव लेंथ, ये तो सही है स्टेटमेंट यार, वेरी लॉन्ग वेव लेंथ, पता नहीं डी दे दिया है, ये तो स्टेटमेंट सही है। रेडियो वेव है वेरी लॉन्ग वेव लेंथ, ठीक है, देखिएगा बताइएगा कमेंट करके आप। और एंटीना डोंट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग रेन, तो सही बात है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि स्मॉल साइज एंटीना रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। अब एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, रेन ड्रॉप जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है इस वजह से। और डिस्पर्स ऑफ द एनर्जी ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन उससे चेंज कर देता है इसलिए। एक्सरे जो है किसने खोजा है, विलियम रॉन्गटेन खोजा है, ठीक है। और इंटेस्टाइनियल जो हो गया, इंटेस्टाइन में या CT स्कैन वगैरह में एक्सरे का ही इस्तेमाल होता है भाई। ये साउंड में तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नॉट प्रोपेगेट वैक्यूम में। और साउंड डिपेंड करता है अपन टेम्परेचर पे। समर सीजन में स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और साउंड का स्पीड जो होता है इन ह्यूमिड एयर में मोर होता है। उसके बाद आइए इंफ्रासोनिक में, तो ये बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक होगा। जैसे आपका इंफ्रासोनिक इस्तेमाल होता है वोल्केनोज़ में, एवलांचे में, अर्थक्वेक में, मेट्रोइड्स में। ये हियर करता है इंफ्रासाउंड, लाइक वेल्स हो गया, एलिफेंट सब सुनता है, इंफ्रारेड को सुन सकता है मतलब। फिर आप देखिए अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है जैसे मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ होता है और इमिटिंग करता है ये अल्ट्रासोनिक, जैसे बैट हो गया, वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, माइस हो गया, उसी के थ्रू तो वो बैट वगैरह वो करता है ना।
अब देखिए एयर भी जो है 0 डिग्री पे 330, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। आयरन और स्टील में देखिएगा तो स्टील में ज़्यादा होता है स्पीड साउंड का, समझ में आया? तो ये याद रखना आपको, आयरन से ज़्यादा होता है स्पीड साउंड का स्टील में। डॉग वेसल्स या इसी को गाल्टोन वेसल्स बोलते हैं, समझे? ये क्या करता है, ये एक्चुअली वही इमिट करता है अल्ट्रासाउंड, समझ में आया? अल्ट्रासाउंड ही निकालता है ये। या इंडस्ट्री एंड मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है? इको कार्डियोग्राफी में भी इस्तेमाल, इको टेस्ट में भी आपका अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। ब्रेक डाउन द किडनी स्टोन में भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग ए जिग जैग ट्यूब में भी होता है, मतलब क्लीनिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सोनार में जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसमें भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए कि साउंड का इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर होता है इसका, ऐसा यूनिट। उसके बाद और भी इसका यूनिट है, जैसे बेल हो गया, डिसिबल हो गया, समझ में आया? 1/10 पार्ट ऑफ द कॉमनली यूज विच टर्म है डिसिबल, बेल का। और देखिए इको जो होता है एक्चुअली 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड और 16.5 मीटर एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तब इको आप सुन सकते हैं। और यहाँ स्पीड ऑफ साउंड माच होता है क्या, साउंड का स्पीड, और ये रेशियो होता है एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और स्पीड का ऑब्जेक्ट का मतलब जो स्पीड है वो। सब सोनिक जो होता है उसमें लेस देन होगा स्पीड ऑफ साउंड से, ऑब्जेक्ट का अगर कम होगा तो वो सब सोनिक हो जाएगा। सुपर सोनिक आप समझ सकते हैं, हाइपर सोनिक आप समझ सकते हैं। सुपर सोनिक में क्या हो जाएगा जी, हाइपरसोनिक में क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक में मोर देन होता है, 5 से ज़्यादा होगा, 1/5 होता है। माच देख लीजिए, माच से ये रिलेट करके बता रहा है। उसके बाद ये देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एक्चुअली स्टील में सबसे ज़्यादा, फिर वाटर, तब नाइट्रोजन में होता है। इस तरह से होता है आपका ये सब आपका कंप्लीट। देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो होता है अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देखते हैं तो ये क्या एक्चुअली डिपेंड करता है इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी पे। तो आयरन में सबसे ज़्यादा होगा इस कंपेयर में, इसके कंपेयर में देखिएगा तो आयरन में ज़्यादा होता है, ऐसे स्टील में ज़्यादा होता है। कंप्लीट आपका बच्चा। उसके बाद देखिए म्यूजिक एक कंसर्ट जो होता है उसमें उसका जो हॉल होता है एक्चुअली ऑब्जर्व करता है साउंड को, और सॉलिड वॉल रिफ्लेक्ट द साउंड, सॉफ्ट सरफेस, ओके। क्लियर इको जो होता है वही 16.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए सिलनेस होता है या पिच जो होता है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। रैपिड हाई पिच होगा तो मतलब क्या होगा, रैपिड ऑसिलेशन, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होगा तो हाई पिच हो रहा मतलब। कांट हियर नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, इसलिए आप नहीं सुन सकते हैं मून पे। उसके बाद देखिए साउंड जो होता है एक्चुअली सॉलिड में वो तो लॉन्गिट्यूडनल होता है एंड ट्रांसवर्स बोथ होता है। तो समझ में आ रहा है, साउंड जो होता है सॉलिड में वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बोथ होता है, समझ में आ रहा है? आईएएस का सवाल है ये। देखिए डी नीदर 1 नीदर 2 और फ्लूट ऑफ स्मॉलर प्रोड्यूस वेव, ये तो आप समझते होंगे। जैसे ये देखिए फ्लूट वाला क्या होता है कि लेंथ जो होता है फ्लूट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका वेवलेंथ के, ठीक है? मतलब उसके लेंथ उसके वेवलेंथ का, और वेवलेंथ जो होता है एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो उस हिसाब से वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है, अब देखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव तो डिस्ट्रॉय करता है इंसेक्ट, सही बात है। क्लीनिंग करता है क्लॉथ, सही बात है। ट्रीट करता है डिजीज, सही बात है। कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर, तो सही बात है, ये सब होता है इसका। उसका बाद आप देख सकते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है इसका, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। और EEG में भी इस्तेमाल होता है। बैट्स इसका इस्तेमाल करता है, अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल करके वो चीज़ों को करता है, प्रे को अपने शिकार को पकड़ता है। डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन, इसमें भी होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ सी का, समुंदर का, उसमें भी क्या होता है, डेप्थ को वो करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आप आइए आपको सैर करा रहे हैं हार्ट वाइब्रेट एट इंफ्रासोनिक। हार्ट का देखिएगा ना वाइब्रेशन एक्चुअली अल्ट्रासोनिक नहीं होता है, इंफ्रासोनिक होता है। और माच नंबर जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए सुपरसोनिक जेट जो होता है डिप्लेशन इन ओजोन लेयर होता है इससे। अब ये इमिट करता है एक्चुअली नाइट्रोजन ऑक्साइड, समझे? तो इसे क्या देखने को मिलता है, डिप्लेशन इन ओजोन लेयर में देखने को मिलता है। तो ऊपर जाइएगा तो क्या होगा जी, टेम्परेचर घटेगा, सो साउंड का स्पीड ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। साउंड क्या करता है, डिपेंड कर रहा है ना टेम्परेचर पे। उसके बाद देखिए विस्पर जो है, विस्पर ट्री, देखिए विस्पर जो है यानी ट्री वगैरह इसका 15 से 20 के आसपास में होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन कीजिएगा तो सेफ है 30 से 60 डेसिबल के आसपास होता है। एंगर कन्वर्सेशन 70 से 80 होता है। इंस्ट्रूमेंट या फैक्ट्री मशीन वगैरह 100 से 110 डेसिबल के आसपास होता है। अकॉर्डिंग टू WHO जो होता है सेफ नॉइज जो होता है सिटी में वो 45 डेसिबल माना गया है। ट्रक मोटरसाइकिल ये सब 90 से 95 होता है। मतलब टाइम फास्ट जा रहा है, 38 मिनट हो गया जी। अब देखिए टोलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज जो है एक्चुअली एंगर कन्वर्सेशन 70 से 80 के बीच में है। एंगर कन्वर्सेशन वही 85 है। 80 डेसिबल जो एक्चुअली हजार्ड्स हो जाता है। और नॉइज पॉल्यूशन जो होता है साउंड मतलब वही नॉइज पॉल्यूशन या साउंड वही डेसिबल में नापते हैं। इंटेंसिटी हो गया या लाउडनेस बोल सकते हैं, वो क्या है, एम्पलीट्यूड है।
उसके बाद अब देखिए वही रिलेटिव साउंड इंटेंसिटी वही है जी, डेसिबल आर ऑफन गिवन इन ए यूनिट डेसिबल रिलेटिव। समझ में आया? फोकस करना इस पर, यूनिटलेस नहीं मार दीजिएगा। देखिए यहाँ पे रेल ट्रैक जो होता है, हियर द साउंड ट्वाइस, वही होता है रेल ट्रैक के पास खड़ा रहिएगा तो दोनों तरफ से साउंड आएगा, एयर से भी और इधर से भी। अब देखिए सितार और फ्लूट वगैरह जो होता है उस पर सेम टोन बजते हैं, मतलब उस पर सेम अगर टोन बजता है तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो वही क्वालिटी से, टिम्बर से पता चलता है, समझे? लॉडनेस यानी इंटेंसिटी, क्वालिटी मतलब टिम्बर, पिच मतलब सिरनेस, जानते हैं, पता कर लेता है डिफरेंस। क्वालिटी टिम्बर जो होता है क्या कर लेता है, वो डिफरेंस पता कर लेता है। अगर सेम पिच भी रहेगा और लॉडनेस भी सेम रहेगा ना तो क्वालिटी जिसको टिम्बर बोल रहे हैं वो पता कर लेता है फिर साउंड का डिफरेंसेस। अब देखिए स्मॉल बेसिक यूनिट जो है साउंड का, या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है, वो साउंड का वो फेनेम्स है, समझे? उसके बाद वही साउंड यानी फोनोलॉजी, चेंज ऑफ मीनिंग विद इन ए लैंग्वेज बट दैट डज नॉट हैव ए मीनिंग बाई इट सेल्फ, यही है फेनेम। उसके बाद अब देखिए यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, रिवर्बरेशन भी बोल सकते हैं, चर्चेज में देखने को मिलता है। और वॉल्स हो गया या रूफ हो गया, यहाँ पे मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन जो होता है ये होता है यहाँ पे, तो यही कारण बनता है मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा, करेक्ट एक्सपेंशन भी है ये। उसके बाद आप देखिए कि 8 टोन होता है, एक्चुअली आप शायद 7 टोन जानते होंगे, 8 टोन होता है, नोट या टोन बोल सकते हैं। लास्ट एंड फर्स्ट टोन में, नोट में या टोन में जो होता है 2:1 का डिफरेंसेस होते हैं, उसी को यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन ऑक्टेव। देखिए ऐसे होता है, इस तरह से होता है, सारे गामा पा धा नी शा। सा जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सा दूसरा साउंड आता है, इस सा मतलब ऐसे और ऐसे 1, तो इस तरह से ये 256 हर्ट्ज़ है तो ये लास्ट वाला 512 होगा, ठीक है। 2:1 में रहता है ये। तो हाँ, तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपका सवाल पूछा हुआ था, 7 शायद दिया हुआ तो गलत हो जाएगा, तो नीदर 1 नीदर 2, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है क्या 7 फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं होता, 8 फ्रीक्वेंसी होता है। और पहला और दूसरा में क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोन सा इतना, और नी ऐसा नहीं होता, सारा गामा पाधा नी सा, ये वाला लास्ट का। अब देखिए टीवी स्विच ऑन कीजिएगा तो ऑडियो और वीडियो दोनों साइमल्टेनियसली आता है, स्टार्ट एक साथ होता है। क्योंकि अब ऑडियो सिंक्रोनाइजर चल गया ना जी, सिंक्रोनाइज हो जाता है। पिक्चर सिग्नल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा, 8 नोट होता है, ये तो आपको बता ही दिए। ऑडियो सिग्नल जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट,